बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, आज बहुत बड़ी खबर है क्योंकि सारी रात यानी गुज़िश्ता जो रात गुजरी है, सारी रात बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ होती रही हैं। मिडल ईस्ट के अंदर तैयारों की बहुत बड़ी नकलो हरकत नोट की गई है। ख़ास तौर पे वो तैयारे जो जंग में निगरानी करते हैं या रीफ्यूलिंग का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर उनको एक जगह से दूसरी जगह शफल किया गया। ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी जंग शुरू होने वाली है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। मैंने आपको बताया था कि सेंटकॉम के कमांडर ने एक ब्रीफिंग दी थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके बाद इसराइल से रब्ता किया था और उसके बाद वो मिडल ईस्ट पहुंच गए और उन्होंने जाती हैसियत में फौज की निगरानी शुरू की और बहुत सारे उमूर उन्होंने देखे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट से सारी बात शुरू होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुहासरा खत्म करने का या नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन यह ऐलान उन्होंने बड़े अजीबोगरीब तरीके से किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि दोस्तों ने मेरे से रब्ता किया है, बहुत सारे ममालिक ने, और नाकाबंदी अब वो खत्म कर रहे हैं और जहाजों को वो आबने हुर्मस से गुजारेंगे, स्कॉट करेंगे या उनकी मदद करेंगे जहाजों की कि वो आबने हुर्मस से गुजर के निकल जाएं। और ईरान के लिए वार्निंग भी है कि ईरान अब किसी भी शरारत से बाज रहे, यानी आबने हुर्मस को जबरदस्ती खुलवाने का अमेरिका ने मंसूबा बना लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुबहम किया है, लेकिन सूरत-ए-हाल ऐसी ही दिखाई दे रही है। और ईरान का जवाब अगर आप देखें तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का, और यह कहा कि नाकाबंदी का खात्मा दरअसल एक इंसानी हमदर्दी का है। अपने सोशल मीडिया पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आबने हुर्मस में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की किल्लत पैदा हो गई है, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत की संगीनी का खतरा है। हालांकि ऐसी कोई चीज रिपोर्ट नहीं हुई, वरना वीडियोज आ जाती बहुत सारे जहाजों से। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। फिर यह पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब आबने हुर्मस में ईरान की जानिब से आयद गैर आलानिया पाबंदी और अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बायस आलमी तिजारत और तेल की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। देखिए, ये आंख झपकने का मुकाबला था, आसाब की लड़ाई थी। ईरान ने अंदर से आबने हुर्मस को बंद किया हुआ था, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था, और अमेरिका ने बाहर से नाकाबंदी की हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत दबाव था। अभी अमरीकी सदर को चीन के दौरे के लिए भी जाना है। 14-15 मई का ये टाइम है और वहां पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को जो भी करना है वो उससे पहले करना है। अगर लड़ाई करनी है या लड़ाई को समेटना है तो उससे पहले करेंगे तो ज्यादा बेहतर अंदाज में वो अपना दौरा मुकम्मल करेंगे। और अगर वो लड़ाई के बीच में जाते हैं तो सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, या फिर उनको दौरा एक मरतबा फिर आगे भी करना पड़ सकता है। वो फिर देखना पड़ेगा कि चाइना के सदर की अवेलेबिलिटी और बाकी मामला कैसे होते हैं। बहरहाल इस वक्त सूरत हाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी और उन्होंने कहा कि मैं मुख्तलिफ ममालिक के जहाजों को यहां से निकालूंगा। अब ये एक ट्रैप भी हो सकता है। देखिए, माजी में इसी तरह का हथकंडा 1964 में अमेरिका ने इस्तेमाल किया था वियतनाम पे हमले के लिए। जब अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी को कत्ल किया गया था 1963 में, तो उसके बाद नायब सदर था जॉनसन, वो अमेरिका का सदर बन गया था। और फिर एक वाकया हुआ था वियतनाम के पानियों में, जिसके बहाने अमेरिका वियतनाम के साथ एक लड़ाई में उतर गया। देखिए, वियतनाम की लड़ाई से मिलती जुलती लड़ाई है जो अमेरिका यहां पे आबने हुर्मस में करने जा रहा है। वहां पे भी पानी में होने वाली एक झड़प का बहाना बनाया गया था, और यहां पे भी ऐसा लगता है कि मामला उसी तरफ जा रहा है। वहां गल्फ ऑफ टॉनकिन थी। गल्फ ऑफ टॉनकिन अगर आप लिखेंगे ना इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा इसकी सारी तफसीलात। और यहां पे एक मुआहदा भी हुआ था और अमेरिकन जहाज के ऊपर यह दावा किया गया था कुछ छोटे जहाजों ने अटैक किया है, और उसके बाद उन जहाजों को डबो दिया गया था फजाई मदद मंगवाने के बाद। और 2 दिन के बाद एक झूठा हमला रिपोर्ट किया गया था कि अमेरिकन जहाज पर दोबारा हमला हुआ है, जबकि अमेरिकन जो कैप्टन थे उन्होंने ये कहा कि कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने बार बार ये बताया, लेकिन इस झूठी खबर के ऊपर उस वक्त के अमरीकी सदर जॉनसन ने एक कौम से खिताब किया, कांग्रेस की अप्रूवल ली, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फौजों को वियतनाम में ले गए और एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा बन गए। उससे लड़ाई का फैलाव इतना ज्यादा हो गया। देखिए, उसको जॉनसन को तो फायदा हुआ। जॉनसन की फैमिली बिजनेस कर रही थी हथियारों में, और उसकी फैमिली ने उस दौर में बेशुमार पैसा कमाया हथियार बेच बेच कर, और उनको एक जंग की जरूरत थी तो उन्होंने वियतनाम में जंग लगवा दी।
अब शुमाली वियतनाम और जनूबी वियतनाम दो अलग अलग वियतनाम के टुकड़े थे। जो जनूबी वियतनाम था उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जो शुमाली वियतनाम था उसको रशिया और चाइना सपोर्ट कर रहा था। और इस जंग में अमेरिका ने अपने लाखों फौजी वियतनाम में भिजवा दिए। जो फौजी अमेरिका के मारे गए उनकी तादाद 58,220 थी। ये लंबी जंग चली। फिर अमेरिका ने जंग के पहले 3 सालों में ऐलान किया कि हम तो जीत गए हैं, हम तो कामयाब हो गए हैं, हम तो कामयाब होकर वापस जा रहे हैं। लेकिन जब लंबी जंग चली तो फिर अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। अमेरिकन फौजियों के इतने ताबूत जहाजों में भर भर के वापस गए कि अमेरिका के अंदर एहतजाज शुरू हो गए कि जनाब ये किस किस्म की जंग आपने छेड़ दी है। रोजाना की बुनियाद पे हमारे लड़के वहां से उनकी लाशें वापस अमेरिका में आ रही हैं। ये लड़ाई किसी काम की नहीं है। और बहुत प्रोटेस्ट हुआ अमेरिका के अंदर। 3 लाख से ज्यादा अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे, जिनमें से बताया जाता है कि ज्यादातर बहुत बड़ी तादाद में माजूर हो गए थे, जो सारी जिंदगी के लिए माजूर हो गए थे। तो वियतनाम की जो लड़ाई थी वो अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब थी। उस वक्त 150 अरब डॉलर अमेरिका के लग गए थे। आज के दौर में अगर आप इस रकम को देखें तो ये 800 अरब डॉलर बनते हैं। बहुत बड़ी रकम अमेरिका की जंग पे लग गई थी। तब हथियार इतने महंगे नहीं होते थे, ना ही इतने खौफनाक हथियार होते थे। लेकिन जो हथियार उस वक्त अवेलेबल थे उसमें सदर जॉनसन की फैमिली ने बहुत पैसा कमाया, बल्कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत गए और फिर उन्होंने इस जंग को तूल दे दी। बहरहाल बड़ा लंबा अरसा लगा इस जंग से अमेरिका को निकलने में, वापस आने में। तो ये जो गल्फ ऑफ टोनकिन में हुआ था ये उसी किस्म का आबनाए हुर्मुज़ में भी मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में क्या कहा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स इसके बारे में क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जंग का एक जवाब बनाया जा रहा है। ट्रंप ने अमरीकी बहरिया को आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजों की हिफाजत के साथ गुजारने का हुक्म दिया है, जिसे बाकायदा नाम दिया गया है प्रोजेक्ट फ्रीडम का। अब वहां से जब अमरीकी जहाज निकलवाएंगे बहरी जहाजों को और जो तजारती जहाज हैं उनको, तो ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब लंगरअंदाज जहाजों को फौरी तौर पे ये हुक्म भी दे दिया है कि यहां से हटके दूर चले जाओ। अब ईरान का ऑर्डर भी आ गया कि फौरी तौर पे जितने भी जहाज यहां पे मौजूद हैं, खासतौर पर रियासुल खैमा के इलाके में, वो दुबई की तरफ चले जाएं और यहां से जितना फासला बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें। यहां से हम अपने लंगर उठा के दूर चले जाएं। ईरान ने यह वार्निंग जारी की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहां पे लड़ाई हो सकती है। अच्छा, इसमें ये जो है वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि मुमकिन है कि ईरान अमरीकी जंगी जहाजों पर वापस फायरिंग करेगा और ट्रंप उसको जंग के जवाब के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। तो ईरान की जानिब से हो सकता है ये मुतालबा भी किया जाए कि अमेरिका को रोका जाए कि वो खित्ते के अंदर जंगी साजो सामान की तरसील बंद करे। अब जंगी साजो सामान की तरसील बहुत बड़े पैमाने पर हो गई है। यानी अब अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो वो पहले से कई गुना ज्यादा हो सकता है, जितने बड़े पैमाने पर उन्होंने वहां पे हथियार पहुंचाए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से खुश होकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। बादशाह सलामत ने, डोनाल्ड ट्रंप का तर्ज अमल तो ऐसे ही है ना, बादशाहों वाला है, और हमारे मामले तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आई वॉन्ट टू रीपे ग्रेट फील्ड मार्शल एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर व्हाट दे हैव डन फॉर द वर्ल्ड एंड स्पेशली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, कि दुनिया के लिए और अमेरिका के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं। पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर शहबाज शरीफ का। डोनाल्ड ट्रंप को आहिस्ता आहिस्ता पता चल गया इन दोनों में सीनियर कौन है और जूनियर कौन है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नाम लिया फील्ड मार्शल का, फिर बाद में नाम लिया शहबाज शरीफ का। वो भी समझ गया कि अर्दली कौन है और ऑफिसर कौन है। तो फील्ड मार्शल का नाम पहले लिया, शहबाज शरीफ का नाम बाद में लिया, और ये कहा कि हमारे लिए बड़ी खिदमात इन्होंने सर अंजाम दी हैं, तो मैं इन्हें एक इनाम देना चाहता हूं। आई टॉक टू फीफा, मैंने फीफा से बात की है, ये फुटबॉल की जो फेडरेशन है, वर्ल्ड कप आने वाला है, फीफा प्रेसिडेंट, टू गेट हिम टू एड पाकिस्तान फुटबॉल टीम इन कमिंग वर्ल्ड कप और थ्रो आउट एनी नेटो टीम टू मेक सम रूम। वो कह रहे जी नेटो की कोई एक आधी टीम बाहर निकालो फीफा वर्ल्ड कप में से और पाकिस्तान की टीम को फीफा वर्ल्ड कप के अंदर डाल दो। यानी अपने लिए नोबेल पीस प्राइज और हमारे लिए सिर्फ वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेशन। पता है पाकिस्तान टीम की क्या दुर्गत बनेगी? हमारा खेल ही नहीं है फुटबॉल भाई। हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे खेल और तरह के, बॉक्सिंग खेलते हैं, हमारे लोग क्रिकेट खेलते हैं और बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, लेकिन हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलते। पाकिस्तान में फुटबॉल लोग खेलते हैं लेकिन उतना अच्छा नहीं खेलते। हमारी कोई वर्ल्ड क्लास लेवल की कोई टीम नहीं है, ना वो ट्रेनिंग है, ना उस तरह के ग्राउंड्स हैं पाकिस्तान में।
तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जनाब अपने लिए अपनी दफा जनाब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि मैं बड़ा अमन पसंद हूं और मैं खिदमत कर रहा हूं दुनिया का, तो मुझे मिलना चाहिए अमन का नोबेल इनाम। लेकिन फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को मैं ये कर देता हूं कि एक आधी टीम निकाल के नेटो की बीच में से, फुटबॉल वर्ल्ड कप में से, तो पाकिस्तान की टीम बीच में डाल देता हूं। बहुत बड़ा एहसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने। ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से ही बेइज्जती करना शुरू कर दी है। अभी तो कोई गलती भी नहीं हुई फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की तवक्कुआत बहुत ज्यादा है फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, और हमारे अरब ममालिक की तवक्कुआत भी बहुत ज्यादा है। जिस तरह यूएई ने अपने पैसे बदीद होकर वापस मांगे हैं बुरे वक्त में, इससे ये पता उनके लिए $2 अरब की कोई औकात नहीं। लेकिन जैसे उन्होंने ये पैसा वापस मांगा उससे अंदाजा हुआ कि वो भी कोई हमसे खुश नहीं, उनकी तवक्कुआत ज्यादा थी जो हम पूरी नहीं कर पाए। इसी तरह जो मोहम्मद बिन सलमान है उनकी तवक्कुआत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है। क्या पाकिस्तान ने जो सबको काका दिया हुआ है या सबको जो तवक्कुआत भरपूर किस्म की दी हुई है, पाकिस्तान उन पे पूरा उतर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, इसका भी हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन रावलपिंडी में ऑर्डर जारी किए गए हैं कि होटल्स, शादी हॉल्स, हॉस्टल्स, मदारस, ये सारी चीजें बंद कर दी जाएं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है रावलपिंडी में, पुलिस हर चीज को खंगाल रही है। शायद किसी डील के लिए डोनाल्ड ट्रंप के आने की तवक्को है या मोहम्मद बिन सलमान के आने की तवक्को है या कोई गैर मुल्की हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे, तो इसके लिए पुलिस जो है वो बिल्कुल पागलों की तरह उनसे काम लिया जा रहा है, वो दौड़ भाग लगी हुई है। साबिक वजीर आज़म इमरान खान को सिक्योरिटी के पेश नजर ये एक दिन भी अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके। सिक्योरिटी का बहाना बनाकर एक दिन भी साबिक वजीर आज़म को अदालत में पेशी के लिए नहीं ला सके, तो ये दुनिया को कैसे बताएंगे पाकिस्तान महफूज है डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बाकी सारों के लिए? इन्होंने ड्रामे कर करके ना पाकिस्तान का मजाक बनाया हुआ है। इमरान खान को भी अदालतों में आने देना चाहिए था ताकि दुनिया को भरोसा रहता कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे अमन व अमान है और कोई इतनी बुरी बात नहीं है। नाजरीन, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, दो चीजें हैं, दो आखिरी खबरें हैं। उनमें एक खबर तो यह है कि एलएनजी के जो टर्मिनल्स लगाए गए हैं पाकिस्तान में, इन पे अली परवेज मलिक जो वजीर पेट्रोलियम है उन्होंने बड़ी तनकीद की है। उन्होंने कहा जी एलएनजी टर्मिनल्स के मुआहदे नाकस है। अगर मुआहदे के मुताबिक हमें गैस ना भी मिले, यानी अगर हम गैस टर्मिनल के अंदर नहीं भी रख रहे, होता यह है कि हमारी एलएनजी बाहर से आती है, वो बाकायदा बहरी जहाज पे आती है। वो एलएनजी जो है वो पहुंच जाती है हमारे पोर्ट पे, वहां पे टर्मिनल लगाए हुए हैं, उन टर्मिनल्स के जरिए से आप अपने सिस्टम में डालते हैं और वहां पे आप भरते हैं। अब स्टोरेज भी है, तो मामला यह है कि आपको बेशक एलपीजी मिले या ना मिले, आप उन्हें इस्तेमाल करें या ना करें, उन टर्मिनल का किराया आपने देना है। अब नाजरीन, इमरान खान साहब का वो ट्वीट या वो खबर जो अलीमा खानम बाहर जेल के खड़ी होकर दे रही थी कल, तो उनके ऊपर अटैक किया गया। अटैक वाले मामला पे मैं आता हूं, कुछ चीजें और पता चली हैं। लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट जिससे रियासत डरती है और वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान का स्टेटमेंट है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला है, इसी खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ाया जा रहा है। मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ ज़हनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊंगा और अपने नजरियात से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद अवाम की आवाज दबाना है। ये वही तर्ज अमल है जो सकूत ढाका के वक्त याया खान का था। उसने भी सिर्फ अपने इक्तदार की तवालत की कोशिश में अंधा होकर अवामी आवाज को दबाने के लिए हर किस्म की फस्तायत बपा की और बिलाखिर मुल्क को तोड़ दिया। ये सारी तफसीलात हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में मौजूद हैं। आसिम मुनीर भी अपने इक्तदार को तूल देने के लिए मुल्क में जुल्म कर रहा है और मुल्क को कमजोर कर रहा है। अब यही फर्क है ना अलीमा खानम में और बाकी लोगों में। बाकी लोग जेल में इमरान खान से बाहर निकल कर आते हैं, पूरे ट्वीट के अंदर कहीं पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं होता। अलीमा खानम जेल से निकल कर आती हैं तो आसिम मुनीर का भी नाम होता है और उनके साथ नत्थी करके याया खान का नाम भी होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट को ये प्रॉब्लम तो अलीमा खानम से है। 1971 और मौजूदा दौर में बहरहाल फर्क सिर्फ ये है कि आज अवाम बाशऊर है। सोशल मीडिया ने तमाम हकायक अवाम पर वादे कर दिए हैं और अवाम जुल्म के खिलाफ अपने हकूक के लिए खड़ा होना सीख चुकी है। यही वजह है ये जुल्म का निज़ाम जल्द खत्म होकर रहेगा। वक्त आ गया है कि अवाम की आवाज सुनी जाए। मुल्क में सैलाब की वजह से हर जानिब तबाही है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही तबाह हाल है। अब सैलाब की वजह से लोगों की फसलें, माल मवेशी सब डूब गए हैं।
जिससे ज़राई मईशत मुकम्मल तबाह हो गई है और इसका असर पूरे मुल्क पर पड़ेगा। ऐसे में अहम है कि सैलाबज़दा इलाकों की इमदाद के लिए बिला तफरीक सब अपना किरदार अदा करें। अगर मैं जेल से बाहर होता तो इस मकसद के लिए ज़रूर टेलीथॉन और फंड रेजिंग करता। महज हुकूमती इदारे इतनी बड़ी आफत का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि हर एक शख्स को अपना हिस्सा डालकर मिन हैसुल कौम इसका मुकाबला करना होगा। मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना होगी। ये इमरान खान साहब ने कहा कि वो बाहर होते जरूर टेलीथॉन करते, और अगर इमरान खान करते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता आप सबको अंदाजा है। अब इमरान खान मौजूद नहीं है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान साहब के साथ फंड रेजिंग करते रहे, उनसे हम दरखास्त करेंगे कि वो हमारे साथ शामिल हों और वो हमारी मदद करें। हम हर पॉलिटिकल पार्टी को ये दावत देते हैं, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, जो भी हमारा साथ देना चाहता है, वो आ जाए। इमरान खान अगर ये करते तो बहुत बड़े पैमाने पर करते, ये हम सब जानते हैं। मेरे ख्याल में तो इस वक्त इमरान खान को एक टेलीथॉन के लिए सिर्फ बाहर निकालें फिर वापस बंद कर दें, तो आप उसका इम्पैक्ट देख लीजिएगा कि कितनी इमदाद इकट्ठी हो जाती है पाकिस्तानियों के लिए और कितने बड़े पैमाने पर इकट्ठी हो जाती है। आखिर में इमरान खान साहब ने इसी पैराग्राफ में कहा कि मुस्तकबिल में सैलाब की तबाहकारी से बचने के लिए हंगामी बुनियादों पर ज्यादा से ज्यादा शजरकारी करना होगी। दरख्तों की कटाई भी रोकनी चाहिए। वैसे बलूचिस्तान में अख्तर मेंगल के वालिद की बरसी पर हमले की शदीद मजम्मत और अख्तर मेंगल से इजहार ताज़ियत करता हूँ। बलूचिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर अवामी नुमाइंदगान को हुकूमत करने की इजाजत नहीं दी जाती। 8 सितंबर को महमूद अचकज़ई की हड़ताल की कॉल पर तहरीक इंसाफ भरपूर शिरकत करेगी। बलूचिस्तान की अवाम को दहशतगर्दी और हाइब्रिड माहौल से निजात मिलनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कमजोर करने के लिए वहां ऑपरेशन का आगाज किया गया है, जिसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर बंद करवाना होगा। अली अमीन गंडापुर को खुसूसी हिदायत करता हूं कि सूबे की आवाम पहले ही सैलाब की वजह से मुतासिर है, लिहाजा इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुजामत करके इसे रुकवाएं। कबायली इस्लाम में होने वाले ड्रोन हमले बंद करवाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अफगानिस्तान में जल्जले पर मेरा दिल बहुत रंजीदा है और मुझे दुख है कि हम अपने मुसलमान भाइयों को जबरदस्ती मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि मुश्किल की इस घड़ी में हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी अपने अफगान भाइयों की मदद करनी चाहिए। ये पैगाम था जी इमरान खान साहब का, जो नहीं बाहर आने दिया जा रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब डायरेक्ट तनकीद करते हैं आसिम मुनीर साहब पर और उन्हें और एस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। अलीमा खानम साहिबा पे जो हमले का मामला है, इसमें लोगों का मौक़िफ़ आया, लेकिन जो दरिया को कूजे में बंद किया है वो जावेद हाशमी साहब ने किया। जावेद हाशमी साहब कहते हैं अलीमा खानम पर हमला हमारी तारीख में एक और स्याह बाब है। इसकी इंक्वायरी पर वक्त और वसाइल खर्च करने की जरूरत नहीं है। अस्करी की आदत या फौजी की आदत अपने ही गिरेबान में झांके तो मुजरिम मिल जाएगा। ये जनाब जावेद हाशमी साहब ने दरिया को कूजे में बंद किया। ये जो ड्राइवर था गाड़ी का, उसका भी बयान आ गया और वो गाड़ी का ड्राइवर कहता है जी कि मैं तो खुद परेशान हूं और ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। और जो खवातीन गाड़ी लेकर गई थी जिसमें वो फरार हुई हैं, वो गाड़ी फैसल कयूम नामी एक नाई है हज्जाम, वो किराए पर लेकर गया था और रेंटे कार के मालिक ने कहा कि मेरा वाकये से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरी गाड़ी सिर्फ किराए पे ली गई थी, मुझे अफसोस है कि ऐसा मामला हुआ है। ये तो जनाब गाड़ी का ड्राइवर है, उसका बयान आ गया। अब अलीमा खानम का जो एटीट्यूड था, जो करैक्टर था, जो उन्होंने किरदार शो किया इस हमले के बाद, वो बड़ा मजबूत था। यानी मैंने नवाज शरीफ साहब को भी देखा, उनके ऊपर भी इस तरह का एक बुज़दिलाना हमला हुआ। एक मजहबी जनूनी ने उन पर जूता फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ के ऊपर एक मजहबी जनूनी ने स्याही फेंक दी। लेकिन उनके जो रिएक्शन थे ना, वो बड़े अजीब थे। यानी मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत बौखला गए थे और उन्होंने वो हौसला मैंने उनके अंदर उस तरह नहीं देखा जो मैंने अलीमा खानम में देखा। हालांकि वाकयात सारे ही काबिल मजम्मत है। जब नवाज शरीफ के साथ ये हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, ख्वाजा आसिफ के साथ हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, एहसन इकबाल के साथ हुआ हमने तब भी मजम्मत की थी, यहां पे भी हम मजम्मत करते। लेकिन अलीमा खानम ने जो अपना करैक्टर शो किया है, शौकत खानम साहिबा ने वाकई अपने बच्चे बड़े मजबूत ट्रेंड किए, कमाल तरबियत की है अपने बच्चों की। अलीमा खानम को अंडा लगता है और विद इन 2-3 सेकेंड्स उन्हें सारी सिचुएशन समझ आती है। वो लोगों को कहती है रुक जाओ, बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता,
वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आती है। ये आसान नहीं है। कोई आपको अंडा मारे और इस उम्र में 70 प्लस आपकी एज है, इंसान वैसे ही थोड़ा सा चिड़चिड़ा और सख्त तबीयत का हो जाता है। तो इस मौके के ऊपर अपने आसाब को काबू रखना, कॉन्फिडेंस शो करना, मुस्कुराना, ये शिकस्त है उन तमाम कुव्वतों की जो